आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, समय की शुरुआत की। बेसिकली इस पूरे चैप्टर का जो फोकस है वो मानव अस्तित्व के बारे में है। यहाँ आप मानव विकास के बारे में समझेंगे कि मानव का अस्तित्व धरती पर कब आया और इसका विकास कैसे हुआ और समय के साथ साथ इसमें किस तरह के बदलाव आए। ये सभी आप इस चैप्टर में जानोगे। कहा यह जाता है कि जो सबसे पहले मानव पैदा हुआ वो 56 लाख वर्ष पहले पैदा हुआ। धीरे धीरे इसके अंदर काफी बड़े बदलाव देखने को मिले। इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्म था, स्वरूप था, वो बदलने लगा और धीरे धीरे कह सकते हो कि मानव लुप्त होने लगा। इसी दौरान 1,60,000 साल पहले आधुनिक मानव जैसा यानी वर्तमान समय जैसा दिखने वाला मानव पैदा हुआ। धीरे धीरे इसके अंदर जो बिहेवियर चेंज होते हैं वो होने लगे और खाने पीने के तरीके में बदलाव देखने को मिला। इन सभी बदलावों के कारण जो आधुनिक मानव का स्वरूप आज हमें देखने को मिल रहा है उसमें काफी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसलिए उस समय के मानव और आज के मानव में डिफरेंस करना काफी आसान होता है। ये समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या वही वो मानव था जो आज के टाइम पर है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। इस चैप्टर की रीडिंग के साथ साथ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की भी बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की और इस चैप्टर का नाम क्या है? समय की शुरुआत। तो आप अपने फर्स्ट पेज पे देखिए, बुक लीजिए। फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है आपका कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या कहा जा रहा कि मानव कब किस रूप में सर्वप्रथम सबसे पहले आया। यहाँ ये समझने वाली बात है कि इसको समझने के लिए आपको एक फंडामेंटल थ्योरी को समझना पड़ेगा। अब ये फंडामेंटल थ्योरी होती क्या है, इस चीज को जरा समझ लेते हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? कुछ चीजें जिसे एज्यूम कर दिया जाता है और इसी बेस के आधार पर अपनी अंडरस्टैंडिंग जो कंसेप्ट होता है उसको समझने की कोशिश की जाती है। जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन और तीन के बाद चार आता है। कभी आपने क्वेश्चन पूछा है? अगर आप पूछने की कोशिश करते तब भी इसका आंसर शायद ना मिले। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती जिसे हम लोग फंडामेंटल कहते हैं। अब अगर आप एक के बाद दो और दो के बाद तीन ना माने तो आने वाले समय में मैथ को समझना या उसके आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सेम ऐसे ही हिस्ट्री के अंदर इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक फंडामेंटल थ्योरी दी गई है। उस थ्योरी का मेन जो मतलब है या फोकस आपके लिए किया गया है वो समझाना कि मानव का विकास कैसे हुआ। इस थ्योरी का ये कहना है कि दुनिया में सबसे पहले जो प्राणी पैदा हुआ वो एक समुद्री पौधा था। और इस थ्योरी का ये भी कहना है कि जो पूरी दुनिया थी शुरुआत में पानी के अंदर थी। यानी पूरी दुनिया अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा यहाँ बोर्ड पे, ये पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया क्या थी? पानी के अंदर थी। और जो सबसे पहला प्राणी पैदा हुआ वो कौन था? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक समुद्री पौधा। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे पहला प्राणी जो पैदा हुआ वो कौन था? समुद्री पौधा। अब यहाँ एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, वो क्या है? प्राणी। प्राणी का मतलब क्या होता है? वो जो सांस ले सकता है। कौन? प्राणी हम किसे कहते हैं? जो सांस ले सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी। आपको मालूम है अच्छी तरह से कि प्लांट भी क्या होते हैं? एक तरह के प्राणी होते हैं। अब यहीं से आपकी थ्योरी जो है, आपका जो कंसेप्चुअल स्टडी है वो स्टार्ट होती है। कहा जाता है कि समय के साथ साथ ये जो वाटर लेवल था, कहा जाता है कि पूरी दुनिया पानी के अंदर थी, तो जो वाटर लेवल है धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे जैसे ये कम होने लगा तो धरती पर आपको कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्म जिसे हम लोग डिफरेंस वेरिएशन कहते हैं वो देखने को मिला। कहीं आपको पानी मिला, कहीं पे आपको बहुत ज्यादा पेड़ पौधे यानी जंगल के रूप में मिले, कुछ आपको माउंटेन्स मिले। धीरे धीरे समय के साथ साथ चीजें बदलती रही। इस दौरान आपने देखा कि शुरुआती दौर में जैसे जैसे वाटर का लेवल कम हो रहा था, जैसे जैसे वाटर का लेवल कम हो रहा था, तो धीरे धीरे कहा जा रहा कि छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पैदा हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा तो जो आपके लिविंग थिंग थे, जो प्राणी थे, अपने आप को एडजस्ट कर पाए, उसके अनुकूल बना पाए,
वो तो जीवित रह गए, और जो नहीं कर पाए, कंफर्ट नहीं फील कर पाए, तो उन्हें क्या करना पड़ा, अपना अस्तित्व खोना पड़ा। फिर समय के साथ साथ कहा यह जाता है कि इस दौरान जब क्लाइमेट काफी चेंज हुआ तो बड़े बड़े हमें जानवर देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ, तो आपने डायनासोर का नाम सुना होगा। इस तरह के आपके कुछ जानवर बड़े बड़े विशालकाय देखने को मिले। अब इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, और कहा यह जाता है कि जंगलों की जो संख्या थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के लिए बैलेंस का होना जरूरी है। यहाँ पर ये देखा गया कि रिसोर्सेस कम हो रहे हैं और कंज्यूमिंग करने वाले ज्यादा हो रहे हैं। इस तरह से एक नुकसान देखने को मिला, और समय के साथ साथ क्लाइमेट के अंदर चेंज आया। जब जंगलों की संख्या कम होने लगी तो धीरे धीरे जो क्लाइमेट था वो गर्म होने लगा, और गर्म होने के साथ साथ कुछ समय के बाद बड़े पैमाने पर, एट अ लार्ज स्केल पर, कहा जाए ये जाता है कि आग के गोले गिरने लगे, जिसकी वजह से ये जो बड़े बड़े विशालकाय जानवर थे ये धीरे धीरे नष्ट होने लगे, अपना अस्तित्व खोने लगे। और इसके साथ साथ जो अपने आप को इस जोन में कंफर्ट कर पाए, मतलब अपने आप को उनके सहने लायक बना पाए, वो तो बच गए, लेकिन जितने भी बड़े बड़े विशालकाय जानवर थे वो मर गए, और उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया। इसी के साथ कहा जाता है कि काफी लंबे समय तक जो ये क्लाइमेट था, ये क्लाइमेट एज इट इज बना रहा, और इस क्लाइमेट की वजह से कहा जाता है बड़े बड़े परिवर्तन हुए। वो जो बड़े बड़े विशालकाय आपके जानवर थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर समय के साथ साथ, थोड़े समय के साथ साथ कहा जाता है कि क्लाइमेट के अंदर चेंज आया। जो गर्म क्लाइमेट था वो ठंडे क्लाइमेट में चेंज होने लगा, और काफी समय के बाद कहा यह जाता है कि धरती पर बर्फ के गोले गिरने लगे, मतलब एक तरह की बर्फ की बारिश होने लगी। इसकी वजह से पूरी जो धरती थी वो सफेद चादर में एक तरह से समा गई। कहा यह जाता है कि पूरी जो दुनिया थी वो एक सफेद चादर में ढकी हुई थी। उसी टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, हिम युग यानी आइस एज कहते हैं। इस आइस एज के खत्म होने के साथ जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा था, तो हमारे जो पूर्वज हैं, यानी मानव जैसे दिखने वाले जो सबसे पहले प्राणी थे, वो पैदा होना उन्होंने आरंभ कर दिया। लेकिन उनका उठना बैठना और रहना सहना सब कुछ ऑलमोस्ट जानवर जैसा था, इसलिए उन्हें इंसान कहना थोड़ा सा गलत होगा। लेकिन इस बीच में उनके अंदर कुछ हैबिचुअल जो चीजें होती है जिन्हें इंसान कहने लायक बनाती है, वो चीजें हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर आपने एक कंसेप्चुअल स्टडी के थ्रू एक फंडामेंटल थ्योरी पढ़ा, जहाँ ये समझने की कोशिश करा कि आखिर मानव जो है वो सबसे पहले धरती पर कब और किस रूप में पैदा हुआ। तो यहाँ मैंने आपको इस थ्योरी के थ्रू ये समझाने की कोशिश की कि जो सबसे पहला मानव है वो 56 लाख वर्ष पहले पैदा हुआ। रिपीट कर रहा हूँ, मानव जैसा दिखने वाला जो पहला प्राणी था धरती पर वो कब पैदा हुआ, 56 लाख वर्ष पहले पैदा हुआ। नोट कर लीजिए इसे कि 56 लाख वर्ष पहले मानव जैसा दिखने वाला प्राणी पैदा हुआ। फिर समय के साथ साथ इसी मानव में कुछ चेंज आए, और उस चेंज के साथ साथ जो मानव डेवलप हुए वो तो एज इट इज अपने एग्जिस्टेंस बरकरार रखा, उन्होंने अपना अस्तित्व बरकरार रखा। लेकिन जो एडजस्ट नहीं कर पाए, डेवलपमेंट जिनका नहीं हो पाया, उनका अस्तित्व धीरे धीरे लुप्त हो गया। इसी के साथ काफी लंबे समय के बाद आधुनिक मानव जैसे, मतलब वर्तमान मानव जैसे आपको प्राणी धरती पर देखने को मिले, जिन्हें हम लोग आधुनिक मानव की एक तरह की संज्ञा दे सकते हैं। वो कब पैदा हुए, वो हुए 1,60,000 साल पहले। कब पैदा हुए, 1,60,000 साल पहले। यहाँ दो चीजें आपने देखी, सबसे पहले मानव जैसा दिखने वाला जो प्राणी है वो 56 लाख वर्ष पहले पैदा हुआ, और दूसरा जो आधुनिक मानव जैसा दिखने वाला है वो 1,60,000 साल पहले हुआ। इन दोनों बातों को अपनी कॉपी में नोट करें, कर लिया होगा।
ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने क्या चीजें पढ़ी? दो चीजें पढ़ी, ये कि सबसे पहले धरती पर प्राणी जैसा दिखने वाला, मानव जैसा दिखने वाला व्यक्ति कब पैदा हुआ? वो हुआ 56 लाख वर्ष पूर्व। और जो आधुनिक मानव जैसा दिखने वाला था वो 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ। यहाँ ये दो चीजें आपने नोट किया है, इस थ्योरी को भी नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा। अब अपने किताब के फर्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको चीजें अब अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पे, ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणी पैदा हुए जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। यहाँ आपको एक चीज बताई और अच्छी तरह से समझाया कि ये प्राणी कैसे पैदा हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज आपने नोट कर लिया होगा कि 56 लाख वर्ष पहले सबसे पहले प्राणी पैदा हुआ जिन्हें हम मानव की संज्ञा क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। मानव की संज्ञा। यहाँ संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा संज्ञा। तो संज्ञा को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? नाम। यानी नाम है तो संज्ञा है, और संज्ञा है तो नाम है। नाम को ही साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी किताब में लाइन देखेंगे कि इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। यानी समय के साथ साथ लुप्त हो गए। जैसे जैसे समय बदला तो उनके रूप बदल रहे थे, वो अलग अलग स्टेज फॉर्म में, स्ट्रक्चरल फॉर्म में चेंज हो रहे थे, और इसके साथ वो लुप्त भी हो गए। आज हम जिस रूप में आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेगा, कि आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हम आज के समय में आधुनिक मानव कहते हैं, वैसे मानव 1,60,000 साल पहले पैदा हुए। वो कब पैदा हुए? 1,60,000 साल पहले पैदा हुए, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? आधुनिक मानव। अब सवाल ये उठता है कि भैया इन दोनों के बीच डिफरेंस कैसे करें? अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले पैदा मानव हुआ तो हम 56 लाख वर्ष पूर्व लिखें या 1,60,000 साल पहले लिखें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो याद रखिएगा, बेसिकली इन दोनों ही मानव को, या एक तरह से देखा जाए तो 56 लाख वर्ष पहले पैदा हुए मानव को क्या कहा जाता है? आदि मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि मानव। इंग्लिश में कहते हैं अर्ली ह्यूमन। ओके, आदि मानव। अब इन्हें आदि मानव क्यों कहा जाता है? तो आपको मालूम है क्वेश्चन में ही क्या होता है? आंसर होता है। तो जरा देखते हैं। आदि मानव से जब आपने पूछा तो वो कहता है मैं दो शब्दों से मिलकर बना हूं। कितने शब्दों से मिलकर बना हूं? दो शब्दों से, आदि और मानव। यहाँ आदि का मतलब है पहले, और मानव का मतलब है मनुष्य, यानी आप। यानी पहले वाले मानव को हम लोग क्या कहते हैं? आदि मानव कहते हैं। पहले वाले मानव को क्या कहा जाता है? आदि मानव। तो 56 लाख वर्ष पहले जो पैदा हुआ उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? आदि मानव। जो 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ उसे हम क्या कह रहे हैं? आधुनिक मानव। तो जो आदि मानव है वो एक तरह से जानवर जैसा था, जो कि 4 पैरों पे चलता था। कितने पैरों पे चलता था? 4 पैरों पे। और जो 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ जिसे हम आधुनिक मानव कह रहे हैं, तो आज का जो मानव है वो कितने पैरों पे चलता है? 2 पैरों पे चलता है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ये कितने पैरों पे चलता है? 2 पैरों पे चलता है। तो अब सिंपल से डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे दो पहले क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि धरती पर मानव जैसा दिखने वाला सबसे पहला प्राणी कब पैदा हुआ, तो इस स्थिति में आप 56 लाख वर्ष लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि आदि मानव कब पैदा हुआ, तब भी आप क्या लिखेंगे? 56 लाख वर्ष पहले पैदा हुआ, ये लिखेंगे। तो अब दो चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आपको कुछ और चीजें बतानी है, जैसे कि आधुनिक मानव के बारे में। अब आधुनिक मानव की अगर हम बात करें
तो आधुनिक मानव को जैसे मैंने समझाया कि दो पैरों पे चलता है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज के मानव जैसा दिखने वाला प्राणी कब पैदा हुआ, तो उस स्थिति में आप क्या लिखोगे? 1,60,000 साल पहले। लेकिन अगर आपसे एक वर्ड क्लियर मेंशन कर दिया जाए कि आधुनिक मानव जैसा, यानी प्रेजेंट टाइम पे जैसा कि मानव दिख रहा है वैसा प्राणी कब पैदा हुआ, तब भी आप क्या लिखेंगे? 1,60,000 साल पहले। तो दोनों चीजों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है? ये वर्ड। जब तक आधुनिक मानव वर्ड ना आए तब तक क्वेश्चन में आप आंसर क्या लिखोगे? 56 लाख वर्ष। और जैसे ही आधुनिक मानव आ जाए आप क्या लिख दोगे? 1,60,000 साल पहले। क्या लिखोगे आप? 1,60,000 साल पहले। ये चीजें तो आपने नोट कर लिया होगा। तो अब आगे आपके चैप्टर को बढ़ाते हैं, और आप जब एनसीईआरटी के पेज नंबर 1 पे जाते हैं तो आगे क्या लिखा हुआ है कि लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान, याद रखिएगा मानव का जो इतिहास है वो इतना ज्यादा पुराना नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। हमारा जो इतिहास है जिसे हम लोग ह्यूमन हिस्ट्री कहते हैं, मतलब मानव इतिहास, वो कितने साल पुराना है? वो पुराना है आज से 5 से 10,000 साल पुराना है। यानी अगर देखा जाए तो कितने साल पुराना है? 5 से 10,000 साल पुराना है आपका मानव इतिहास। यानी अगर हमें अपने बारे में समझना है तो हमें कितने टाइम पीरियड को पढ़ना पड़ेगा? 5 से 10,000। यानी आज से 10,000 साल पहले का मानव कैसा था कैसा नहीं था, उसको पढ़ने की जो प्रक्रिया है या जो चीज है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? मानव इतिहास कह रहे हैं। तो आगे देखिए क्या है कि इस टाइम का जो मानव है ये क्या करता था? लंबे अरसे के दौरान दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर से मांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके, अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों के औजार बनाना और आपस में बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए। यहाँ एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, जैसे शिकार और संग्रहण करके, ये तो करता ही था, इसके साथ साथ उसने तरीके और बदले। कहा यह जाता है कि आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे मानव रहते हैं जिन्हें शिकारी संग्राहक समाज कहा जाता है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज भी दुनिया के कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर शिकारी संग्राहक समाज रहते हैं। ये जब वर्ड आता है ये क्लियरली मेंशन किसको करता है? आदि मानव को। शिकारी संग्राहक समाज, यानी आज से 10,000 साल पहले जो मानव थे जैसे वो रहते थे, सेम उसी पैटर्न पे आज के टाइम पर भी मानव रहते हैं। तो उन्हें हम लोग, उनकी सोसाइटी को क्या कहते हैं? शिकारी संग्राहक समाज कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, शिकारी संग्राहक समाज, जिसे हंटर गैदरिंग सोसाइटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर अब आपके एक क्वेश्चन बनेगा और आपसे पूछा जाएगा कि शिकारी संग्राहक समाज किसे कहा जाता है? रिपीट कर रहा हूँ, शिकारी संग्राहक समाज किसे कहा जाता है? इस वर्ड को जरा हम लोग समझते हैं। शिकारी का मतलब क्या है? जो शिकार करता है, मतलब जो जानवरों को मारता है। क्लियर है? संग्राहक का मतलब क्या होता है? जो चीजों को इकट्ठा करता है। क्या करता है? इकट्ठा करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संग्राहक कहते हैं। और समाज का मतलब क्या हो गया? लोगों का समूह। लोगों का समूह, मतलब लोगों का ऐसा समूह जो शिकार और संग्राहक के द्वारा, ठीक है, चीजों को इकट्ठा करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, उसे क्या जाता है? शिकारी संग्राहक समाज कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, शिकारी संग्राहक समाज किसे कहा जाता है? वो समाज जो जीवन जीने के लिए जंगलों से विभिन्न तरीकों से अपना भोजन जुटाते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। वो समाज जो जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए जंगलों से विभिन्न तरीकों से भोजन इकट्ठा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? शिकारी संग्राहक समाज कहा जाता है। लिख लीजिएगा, लिखवा रहा हूं। वो समाज जो
जीवन यापन। जीवन यापन का यहाँ मतलब क्या है? जीवन यापन का मतलब होता है, यहाँ लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा, जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए। वो समाज जो जीवन यापन के लिए जंगलों से विभिन्न प्रकार से अपना भोजन जुटाते हैं, उन्हें शिकारी संग्राहक समाज कहा जाता है। क्या कहते हैं? शिकारी संग्राहक समाज। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि शिकारी संग्राहक समाज किसे कहा जाता है। वो समाज जो जीवन यापन के लिए जंगलों से विभिन्न प्रकार से अपना भोजन जुटाते हैं, उन्हें शिकारी संग्राहक समाज कहा जाता है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आया होगा, भैया ये विभिन्न प्रकार, विभिन्न तरीके कौन से हैं? पहले इसे नोट करें, फिर आपको समझाते हैं कि वो विभिन्न प्रकार यानी वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा वो भोजन को इकट्ठा करते हैं। नोट कर लिया होगा तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि शिकारी संग्राहक समाज किसे कहा जाता है और किसे नहीं कहा जाता। तो आपने समझा कि शिकारी संग्राहक समाज किसे कहते हैं। तो अगर आपसे अब कोई पूछता है तो आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि शिकारी संग्राहक समाज उसे कहा जाता है जो जंगलों से विभिन्न तरीकों से भोजन इकट्ठा करता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जीवन यापन के लिए वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे मानव अपना भोजन जुटाता था। यहाँ क्वेश्चन अब क्या बनेगा कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा आदि मानव अपना भोजन जुटाता था। रिपीट कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, आदि मानव अपना भोजन कैसे जुटाता था। यहाँ जुटाने का मतलब क्या होता है? ऑब्टेन करना। ओके, अब आदि मानव कैसे का मतलब यहाँ पर क्या है? कैसे का मतलब है वो तरीके या फिर आप कह सकते हो टाइप जिनके द्वारा वो अपना भोजन जुटाता था। अब यहाँ पर मैंने किस वर्ड का इस्तेमाल किया है? आदि मानव, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्ली ह्यूमन। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 56 लाख वर्ष पहले की मानव की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन है, क्लियरली आपसे पूछा जा रहा है कि उस टाइम का जो मानव है अपना भोजन जो है वो कैसे हासिल करता था। तो उसके अलग अलग तरीके हैं। शुरुआत में कहा जाता था कि जो उस टाइम का मानव था वो कह सकते हो कि संग्रहण पद्धति का इस्तेमाल करता था। किसका इस्तेमाल करता था? संग्रहण पद्धति का इस्तेमाल करता था। सॉरी, पद्धति का इस्तेमाल करता था। अब ये संग्रहण पद्धति का मतलब क्या है? मतलब यह है, ध्यान रखेगा कि संग्रहण पद्धति का मतलब होता है कि चीजों को इकट्ठा करना। मतलब शुरुआती दौर में मानव जो अपना भोजन जुटाता था वो चीजों को इकट्ठा करके फिर उसका यूज करता था। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैदरिंग। ओके, दूसरा तरीका फिर समय के साथ साथ डेवलप हुआ, वो है शिकार करना। ओके, क्या करना? शिकार करना। इस ये है दूसरा तरीका जो मानव अपना भोजन जुटाता था। शिकार करना का यहाँ अब इंग्लिश का मतलब क्या है? हंटिंग। वो हंटिंग करके क्या करता था? अपना गुजारा करता था। याद रखिएगा कि मानव ने सबसे पहले क्या करना स्टार्ट किया है? गैदरिंग करना स्टार्ट किया है सबसे पहले। ओके, और दूसरा आपका तरीका क्या है भोजन जुटाने का? वो है हंटिंग, जिसे हम लोग थर्ड सॉरी सेकंड टाइप कहते हैं। यानी दो चीजें यहाँ पे आपने पढ़ी कि समय
की शुरुआत में मानव जो अपना भोजन था, आदि मानव जिसे हम लोग कह रहे हैं, जो 56 लाख वर्ष पहले पैदा हुआ, वो क्या करता था? वो सबसे पहले संग्रहण के द्वारा चीजों को इकट्ठा करता था। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि शुरुआती दौर में जो मानव था वो एक तरह का वेजिटेरियन मानव था। वेजिटेरियन का मतलब क्या हो गया कि जो उस टाइम के पेड़ पौधे जंगल वगैरह थे उनसे जो कंदमूल फल वगैरह प्राप्त होते थे उनको इकट्ठा करके खाया करता था। अब कई बार इस पे बहसबाजी चलती रहती है, ध्यान रखिएगा कि जो मानव है वो सबसे पहले क्या था, क्लियर है, किस ग्रुप में आता है, उसकी भोजन का प्रकार कैसा था, वो शाकाहारी था या मांसाहारी था? तो मांसाहारी वो बाद में हुआ, सबसे पहले वो क्या था? शाकाहारी। क्योंकि भोजन जुटाने का जो सबसे पहले प्रक्रिया, क्योंकि इसको इतिहासकार इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि जब आपको अच्छी तरह से मालूम है, जब एक बच्चा पैदा होता है, हम बच्चे के बिहार पर समझ लेते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो ऑब्वियसली सी बात है उसको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं होती कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। जो भी चीज होती है आपके सामने, कुछ भी आप रख दो, वो क्या करता है? वो सीधा उठाता है और मुंह में लेने की कोशिश करता रहता है या खाने की कोशिश करता रहता है। अब ऐसी सिचुएशन में आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि उस टाइम का जो मानव है उसकी जस्ट स्टार्टिंग हुई थी। वो ह्यूमन की तरह दिखता तो था लेकिन ह्यूमन नहीं था। इसलिए उसका भोजन करने का जो तरीका था वो क्या था? संग्रहण, यानी चीजों को वो इकट्ठा, कहीं से भी कुछ भी मिल जाता था उसको वो क्या करता था? खा लेता था। उसके बाद धीरे धीरे जब समय के साथ साथ मानव के अंदर विकास हुआ, तो जब उसने शिकार करना स्टार्ट करा, सीखा, तो उसके बाद उसका दूसरा तरीका क्या बना? शिकार करना। ओके, देन उसके बाद तीसरा तरीका जिसे हम लोग कहते हैं वो है अपमार्जन। क्या कहते हैं? अपमार्जन। ये बहुत बड़ा शब्द भैया आपने बोल दिया, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अपमार्जन क्या होता है। अपमार्जन को इंग्लिश में कहते हैं स्केविंग। क्या कहते हैं? स्केविंग। ये है थर्ड तरीका जिसके द्वारा जो अर्ली ह्यूमन था वो अपना भोजन जुटाता था। फोर्थ जो तरीका है वो है मछली पकड़ना। फोर्थ तरीका क्या है? मछली पकड़ना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। ओके, ये कौन सा तरीका है? फोर्थ तरीका है। इसके अलावा भी कई ऐसे तरीके थे, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जिसे हम लोग प्रचलित या फिर ट्रेंडिंग कहते हैं, वो कौन कौन से तरीके थे? ये चार तरीके थे। इसमें पहला तरीका आपका संग्रहण पद्धति, दूसरा तरीका शिकार करना, तीसरा तरीका अपमार्जन, चौथा है मछली पकड़ना। होल्ड होल्ड, एक एक मिनट। आप मन में आपके सवाल उठ रहा होगा और आप पूछ भी रहोगे, भैया आपने अपमार्जन का मतलब यहाँ तो समझाया ही नहीं। तो आपको अपमार्जन का मतलब समझा देते हैं अच्छी तरह से। अपमार्जन का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है परोक्ष, यानी दूसरे के द्वारा। मार्जन का मतलब है मारा हुआ। तो अपमार्जन का यहाँ सिंपल मतलब क्या हो गया? दूसरे के द्वारा मारे गए जीव जंतु को खाना क्या कहलाता है? अपमार्जन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, एक शेर ने क्या करा? एक हिरण को मारा, जितना उसको खाना था उसने खा लिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। उसके बाद दूसरा कोई जानवर जाकर या कोई भी जाकर जब उसको खाता है, तो उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरी मेथड को, पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? अपमार्जन कहते हैं। यहाँ आप अच्छी तरह से मतलब समझ गए होंगे कि अपमार्जन का मतलब क्या होता है। कि सिंपल सी भाषा में भैया आप समझा दो कि क्या मतलब होता है, तो आप देख लीजिए, छोड़ी हुई चीजों को इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? अपमार्जन कहलाता है। जैसे आम भाषा में सोसाइटी के अंदर एक वर्ड चलता है उत्तरण। उत्तरण का मतलब क्या हो गया? किसी के द्वारा छोड़ा गया। और उसी का फिर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस मेथड को हम लोग खाने के मतलब लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अपमार्जन कहते हैं। ओके, तो इसे लिखवा देता हूं, आप समझ लीजिएगा। अपमार्जन। ओके, अपमार्जन का यहाँ मतलब जो है, ध्यान रखिए क्या है? अप मार्जन, यहाँ पर दो शब्द है, मार्जन, ठीक है। अप का यहाँ मतलब क्या है? दूसरे के द्वारा, दूसरे के द्वारा। और मार्जन का मतलब क्या है? मारा हुआ। ओके,
तो एक तरह से आप अच्छी तरह समझ गए कि दूसरे के द्वारा मारे हुए जीव जंतु को खाना ही क्या कहलाता है, अपमार्जन कहलाता है। तो अब शिकारी संग्राहक समाज में जो वो वर्ड था विभिन्न प्रकार, क्या वर्ड था, विभिन्न प्रकार, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जंगल में कौन कौन से तरीके से जीवन यापन करने के लिए मानव जो है उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो इस्तेमाल करती थी। समझ में आया आपको अच्छी तरह से? तो इसे नोट करें, फिर आगे हम कंसेप्ट की बात करते हैं और चैप्टर की रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ओके, नोट कर लिया होगा। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि वो कौन कौन से तरीके थे जिसके द्वारा मानव अपना भोजन जुटाता था, जिसे हम लोग आदि मानव कहते हैं। अब यहाँ पर आपने चीजें समझा, तो अब ऐसे समाज जो इस तरीके से अपना भोजन जुटाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आदि मानव। और आज भी दुनिया के कई ऐसे हिस्से हैं, ज्यादातर अगर बात की जाए जो यहाँ का मेन सेंटर अगर कहा जाता है तो दक्षिण अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर अभी भी इस तरह के वर्तमान में सोसाइटी मौजूद है जो इस तरीके से अपना भोजन इकट्ठा करती है या जुगाड़ करती है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्टेन करना। और इसके अलावा भारत में भी कई ऐसे आपके स्टेट हैं जहाँ पर इस तरह के समाज अभी भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि ये जो समाज है ये बाहरी लोगों को पसंद नहीं करता। उन्हें लगता है कि ये जो बाहरी समाज है जिसे हम मॉडर्न सोसाइटी कह रहे हैं, ये उन्हें हार्म पहुंचा सकता है, उनके कल्चर को, उनके रहने सहने के तरीके को। तो ज्यादातर ये जो जितने भी आपके सोसाइटी के लोग हैं जिन्हें आप आदि मानव कह रहे हैं, इस तरीके से जो भोजन इकट्ठा करते हैं, ये लोग बाहरी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और हो सकता है जब आप इनसे मिलने के लिए या इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए जाएं तो ये आपके ऊपर हमला कर दे एज अ दुश्मन के तौर पर, यानी आपको दुश्मन समझ के आपके ऊपर हमला कर दे। इसलिए मैं तो खुद आपको पर्सनली सलाह दूंगा कि आप सिर्फ इन्हें पढ़ें। अगर आप जाना चाहते हैं तो एक गाइड जो है उनको ले जाएं ताकि आपको अच्छी तरह से उनके बारे में जानकारी दें और उनकी लैंग्वेज के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी हो, क्योंकि उनके बोलने का तरीका ऑलमोस्ट पुराने जमाने जैसा होता है, जहाँ पर एक इंडिकेटर वर्ड होते हैं जिनका इस्तेमाल करके वो आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जहाँ ना तो आप उनकी लैंग्वेज को समझ पाएंगे और ना आप अपनी जो कहना चाहते हो ये पॉइंट ऑफ विचार है उनको आप समझा पाओगे। इसलिए मीडिएटर की आपको जरूरत तो पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी चीजें हमने मानव इतिहास के बारे में पढ़ा। बेसिकली जो समय की शुरुआत है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर बात हो रही है। तो आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा, और सवाल आप जाहिर सी बात है पूछना चाहोगे, भैया इतनी सारी बातें आपने मानव से रिलेटेड हमें बता दिया कि इस टाइम का मानव इस टाइम पे पैदा हुआ था, ऐसे पैदा हुआ था, ये खाता था, वो पीता था, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपने मुझे बताया, कहीं भैया आप हमें गलत तो नहीं पढ़ा रहे? उस टाइम पे ऐसा ही हुआ होगा, इसकी क्या गारंटी है? हम कैसे तय करें या कैसे आइडेंटिफाई करें, हम कैसे पहचान करें कि जो चीज आप बता रहे हो या बुक एनसीईआरटी बुक में जो चीजें मेंशन कर रखी है वो चीज ऐसे ही थी, क्योंकि उस टाइम पीरियड में ना तो आप थे ना मैं था। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? यहाँ पर आप आकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे तरीके आपको बताए जाएंगे जिससे इंडिकेटर आपको मिल जाएगा कि उस टाइम पे भी मानव जैसे आज थे वैसे ही उस टाइम पीरियड में भी रहा करते थे। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है जिसे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन कहा जाता है, वो कौन सा क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है कि आदि मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। आदि मानव के बारे में जानकारी, जो अर्ली ह्यूमन है उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे मिलती है? तो ऑब्वियसली सी बात है, हम बात किसकी कर रहे हैं? पास्ट की। तो हमें किसकी बात करनी पड़ेगी? हमें किसके पास जाना पड़ेगा? अपने खबरी के पास। और आपको मालूम है हमें हमारे खबरी को इतिहास की भाषा में क्या कहा जाता है? सोर्स अर्थात स्रोत कहा जाता है। तो हमें किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? स्रोत की। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को जरा हम लोग देख लेते हैं कि आदि मानव अपना सॉरी आदि मानव की जानकारी
कैसे प्राप्त होती है। ओके क्योंकि कोई भी आपको गलत कुछ भी पढ़ा सकता है, पास्ट में तो कुछ भी चीजें हुई होगी उसकी जानकारी नहीं है तो आपको कोई भी कुछ भी कह देगा, लेकिन ये जो तरीके होते हैं, यानी अब यहाँ पर क्वेश्चन हो जा रहा कि जानकारी कैसे मिलती है। तो जानकारी के लिए जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट के लिए हमें खबरी के पास जाना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं स्रोत। तो आपसे एक दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदि मानव की जानकारी प्राप्त करने के कौन कौन से स्रोत हैं। यहाँ पर पहला तरीका जो है आदि मानव के बारे में बात करने का, वो क्या है? मानव जीवाश्म। पहला तरीका क्या है? मानव जीवाश्म। मानव जीवाश्म के द्वारा आप आदि मानव के बारे में, अर्ली ह्यूमन के बारे में पता कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो क्या है? मानव जीवाश्म। ठीक है, अब यहाँ पर आपके मन में मानव तो भैया समझ में आ गया, वो तो मैं हूं इसलिए मुझे समझ में आ गया, लेकिन यहाँ जीवाश्म का मतलब क्या है? जीवाश्म का मतलब क्या है? जीवाश्म का यहाँ मतलब है, ध्यान रखेगा, जीवों का अवशेष। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जीवों का अवशेष, यानी जो जीव मर जाते हैं उसके बाद जो उनका बचा हुआ हिस्सा होता है या शेष जिसे भाग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जीवों का अवशेष। लेकिन अगर कोई आपसे इसकी डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताओगे? तो याद रखिए यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, मानव जीवाश्म। क्लियर है? तो हम वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। आपने लिखा जीवाश्म, ठीक है। ये जीवाश्म, जब आपने क्वेश्चन पूछा जीवाश्म से कि आप अपने बारे में बताइए, तो जीवाश्म क्या कहता है कि मैं जी दो शब्दों से मिलकर बना हूं। पहला मेरा शब्द है जीव और दूसरा शब्द है मेरा आश्म। ओके, यहाँ जीव का मतलब क्या है? प्राणी जो सांस ले सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और आश्म का मतलब क्या होता है? अवशेष। यानी अब इसमें जीव में बहुत सारे आपके आते हैं, अगर मैं इस वर्ड को क्लियर कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलिए, जीव का मतलब हो गया जिसमें मानव भी आता है, पौधे भी आते हैं आपके, और जानवर भी आते हैं। इन तीनों चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? जीव कहते हैं, क्योंकि ये तीनों ही क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं। आस्म का यहाँ मतलब क्या हो गया? अवशेष। यानी इन सब के अवशेष को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म। वर्ड टू वर्ड तो मतलब समझ गए, लेकिन यहाँ पर एक बार डेफिनेशन को क्लियरली देख लीजिएगा। जीवाश्म क्या होते हैं? वो अवशेष जो पेड़, पौधे, जानवर के होते हैं और लंबे समय तक एक ही अवस्था में, रिपीट कर रहा हूं, एक ही अवस्था में पड़े रहते हैं और हमें पत्थर, चट्टान या पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त होते हैं। ओके, मैंने क्या बताया? वो अवशेष जो पेड़, पौधे, जानवर के होते हैं और वो लंबे समय तक एक ही अवस्था में पड़े रहते हैं और पत्थर, चट्टान या पेट्रोलियम के रूप में आपको प्राप्त होते हैं। अब एक क्वेश्चन जनित तौर पे, एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि एक जो जीवाश्म होता है उसकी बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? याद रखेगा। तो उसमें जो टाइम लगता है यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा। लाखों करोड़ों सालों का समय लगता है। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि एक जीवाश्म को
जीवाश्म बनने में कितना समय लगता है, यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट होने में कितना समय लगता है, तो लाखों करोड़ों सालों का समय लगता है। और जो ये जीवाश्म होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं। ये इतना बड़ा शब्द भैया आपने बोल कैसे दिया, अनवीकरणीय, इसका मतलब क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल, यानी जिसका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकता। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जो जीवाश्म होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। सीमित का मतलब क्या है, यहाँ पर लिमिटेड का होना, मतलब ये जो आपके होते हैं लाखों करोड़ों सालों में बनते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल जो है हमें संभल कर करना चाहिए। तो आपको पहला तरीका तो समझ में आ गया कि सोर्स कौन सा है, मानव जीवाश्म, जहां आपको जीवाश्म में रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी गई ताकि आप बेहतर ढंग से अपने आंसर में इसको डिफाइन कर सके अपनी लैंग्वेज के अंदर। ओके, अब यहाँ पर पहला तरीका मानव जीवाश्म, ऑब्वियसली सी बात है मानव का अगर जीवाश्म है तो ये आपको इंडिकेट क्या कर रहा, आदि मानव के बारे में इंडिकेट कर रहा, कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा आपको। ये है पहला तरीका, इसे नोट करें। फिर हम दूसरे तरीके की बात करते हैं, नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। ओके, तो दूसरा तरीका कौन सा है, पत्थर के औजार। पत्थर के औजार के द्वारा भी हमें किसकी जानकारी मिलती है, हमें जानकारी मिलती है मानव के एग्जिस्टेंस की, मतलब मानव के अस्तित्व की। अब हमें भैया समझ में नहीं आया, पत्थर के औजार से हमें मानव एग्जिस्टेंस के बारे में, मानव अस्तित्व के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, जैसा कि अगर मैं बता रहा हूँ आपको तो आपको मालूम चलेगा कि मान लीजिए कि आपसे मैं कहता हूँ कि आप मेरी एक हैमर बनाइए, मेरी नहीं, आप एक हैमर बनाइए। तो इसके अलावा आपका कोई पेट होगा, एक पालतू जानवर होगा, उससे भी कहिए कि एक भैया के लिए हैमर बना दो। ओके, एक मेरे लिए हैमर बनाना है, ठीक है, आप बनाओगे और एक पेट बनाएगा मेरे लिए। तो ऑब्वियसली सी बात है आप कहोगे भैया क्या मजाक आप कर रहे हो, हैमर तो मैं आपके लिए बनाकर दे दूंगा लेकिन पेट कैसे बनाएगा। यही तो चीज मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर आपको पत्थर के औजार मिल रहे हैं, स्टोन टूल्स मिल रहे हैं आपको, तो वो कौन बना सकता है, एक ह्यूमन ही तो बना सकता है, एक मानव ही तो बना सकता है, एक जानवर तो बनाएगी नहीं, ऑब्वियसली सी बात है। तो इस तरह से हमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में मालूम चलता है। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया कि जो एक पत्थर का औजार है एक मानव बना सकता है, लेकिन आपका एक जानवर जो है वो बना नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो पत्थर के औजार है ये किसके इंडिकेटर है, मानव के अस्तित्व के। उस टाइम पे मानव रहा करते थे। जब पत्थर के औजार की बात होती है तो उस टाइम पर जब इस्तेमाल होता था तो उसे स्टोन एज यानी पत्थर का युग कहा जाता था। याद से लिख लीजिएगा कि जिस टाइम पे आदि मानव थे तो आदि मानव के युग को पत्थर का युग भी अर्थात स्टोन एज भी कहा जाता था, क्योंकि जमीनी तौर पे अपना काम करने के लिए वो क्या करता था, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करता था। ओके, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तीसरे आपके सोर्स की, खबरी की, जो आपको आदि मानव के बारे में, उस टाइम के ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में जानकारी देगा। वो तीसरा तरीका कौन सा है, तीसरा है गुफाओं में चित्रकारी। गुफाओं में चित्रकारी, गुफाओं में चित्रकारी से भी हमें किसकी जानकारी मिलती है, एक मानव की जानकारी मिलती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि गुफाओं में चित्रकारी से हमें किसकी जानकारी मिलती है, एक मानव की जानकारी मिलती है, लेकिन जानवर की नहीं मिलती। अब तो आप अच्छे तरीके से समझ में तो आ गया होगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं कहूँ आप मेरी एक पेंटिंग बनाइए और अपने पेट से कहिए कि मेरे लिए पेंटिंग बना दे मेरी ही, क्लियर है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है आप तो बना लोगे, लेकिन आपका जानवर, आपका पेट, जिसे पालतू जानवर आप कह रहे हैं, वो नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो एक इंसान नहीं है।
क्योंकि आपके जो दोनों ये हाथ होते हैं ये फ्री होते हैं और इसका कस्टमाइजेशन जो है आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। लेकिन एक जो जानवर है उसके आगे के आपको मालूम है कि हाथ तो होते हैं, लेकिन जिसे आप पैर कहते हैं उसका कस्टमाइजेशन नहीं है, क्योंकि जो वह चलता है या उसकी एक्टिविटी जो है ध्यान रखिएगा वो उन सबके आपके पैर जो है उनका इस्तेमाल करके ही किया जाता है। आप दो पैरों पे फ्री हैंड आप मतलब खड़े रहते हैं और अपने हाथ का फ्री हैंड तौर पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए ध्यान रखिएगा तो जो गुफाओं में भी चित्रकारी आपको प्राप्त हुई है वो किसी जानवर ने नहीं बल्कि मानव ने बनाई है। इसके अलावा भी कई ऐसे तरीके हैं, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो ट्रेंडिंग है, जो प्रचलित है, जिन तरीकों से हमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में, मानव अस्तित्व के बारे में, अर्ली ह्यूमन के बारे में जानकारी मिल सकती है, वो कौन कौन से तरीके हैं अभी आपने पढ़ा और आपके बोर्ड के सामने दिख रहा होगा। पहला तरीका मानव जीवाश्म, दूसरा तरीका पत्थर के औजार, तीसरा तरीका क्या है गुफाओं में चित्रकारी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं केव पेंटिंग भी कहते हैं। ओके, इनके द्वारा भी हमें किसकी जानकारी मिलती है, मानव के बारे में जानकारी मिलती है। और ये भी किसका इंडिकेटर है, ये भी आपके स्टोन एज का इंडिकेटर है। क्लियर है? तो इन सब से हमें मानव के बारे में जानकारी मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट जो आपको समझाया है, जो आपको खबर दी गई है, जो सोर्स के बारे में आपको समझाया गया है, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो अब इसे नोट करें, फिर हम आगे के कंसेप्ट की बात करते हैं। आप अपने एनसीईआरटी के पेज नंबर 1 पे देखेंगे तो ये सारी डिटेल आपको मिल रही होगी। मैं फिर भी अभी आप नोट करें, फिर मैं आपको रीड आउट करके एक बार समझा दूंगा कि क्या क्या चीजें लिखी हुई है, और फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नोट करें इसे, नोट कर लिया होगा। तो अब जैसा कि आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, पत्थर के औजार और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। यानी ये वो 3 तरीके हैं जिनके द्वारा आप अर्ली ह्यूमन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है, याद रखिएगा। चाहे वो आपका ह्यूमन फॉसिल्स यानी मानव जीवाश्म की खोज रही हो, या फिर पत्थर के औजार की खोज रही हो, या फिर कह सकते हो कि आपके गुफाओं की चित्रकारियों की खोज रही हो, उन सब का अपना एक इतिहास है, उनके ऊपर डिबेट भी है और उनके ऊपर क्लेरिफिकेशन भी है। अगर देखा जाए इसके अलावा अक्सर ही जब ऐसी खोज सबसे पहले की गई थी तो अधिकांश जो आपके ज्यादातर हिस्टोरियंस थे उन्होंने इनकी एग्जिस्टेंस को लेकर इनकार किया था। उनका कहना था ये कोई तरीका नहीं होता ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में पता करने का। चलिए आगे आपके चैप्टर को बढ़ाते हैं। तो उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। यानी शुरुआती दौर में जब अर्ली ह्यूमन के बारे में, मानव इतिहास के बारे में स्टडी चल रही थी, तो ज्यादातर हिस्टोरियंस इसके बारे में डाउटफुल थे कि क्या वाकई में पत्थर के औजार या जो पेंटिंग वगैरह हमें देखने को मिलती है वो मानव ने ही बनाया होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में थे और आपके दिमाग में भी अब आ रहे होंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सभी जो चीजें हैं एक मानव जानवर कर सकता था। इसके अलावा आगे देखते हैं कि एक अरसे के बाद ही, अरसे का मतलब क्या हो गया, काफी लंबे समय के बाद, इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। मतलब आज जो मैंने आपको सोर्स, जिसे इतिहास का खबरी आदि मानव के लिए कहा जा रहा है, तो इसकी जो जानकारी है, जो आज आपको एग्जिस्टेंस के तौर पे आपको बताया गया है, उसकी प्रामाणिकता है, मतलब सर्टिफाइड कर दिया गया है। इन्हें सभी हिस्टोरियंस अब एक्सेप्ट करते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? पहला तरीका मानव के जीवाश्म, दूसरा तरीका गुफाओं की चित्रकारी, और तीसरा तरीका क्या है, पत्थर के औजार, इनके द्वारा मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि मानव का विकास किस रूप में हुआ है। सवाल उठता क्या है कि मानव का विकास किस रूप में हुआ है। मैं दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मानव का विकास किस रूप में हुआ है। तो याद रखिएगा कि मानव का विकास कैसे होता है, क्रमिक रूप से होता है या अक्रमिक रूप से होता है।
यहाँ क्रमिक और अक्रमिक का मतलब क्या होता है? क्रमिक का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, सीरियल वाइज, ठीक है। मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, ओके। और अक्रमिक का मतलब क्या हो? एक के बाद दस, दस के बाद बीस, बीस के बाद तीस। क्या कभी ऐसा आपने सुना है या कभी देखने की कोशिश या समझने की कोशिश की है, या कभी किसी से कहा है कि जी पहले एक जो बच्चा था वो 1 साल का था और अचानक से अगले साल वो 10 साल का हो गया? आप हंसना स्टार्ट कर दोगे, आपको हंसी भी आ रही होगी कि भैया ये क्या कह रहे हो, कोई कैसे पॉसिबल है कि 1 साल का है और अचानक से अगले साल वो 10 साल का हो जाए। यहाँ पे बात वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मानव का विकास किस रूप में हुआ है। तो ऑब्वियसली सी बात होगा कि मानव का विकास किस रूप में हुआ है? क्रमिक रूप से हुआ है। तो जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव का विकास किस रूप में हुआ है, मानव का विकास रूप में हुआ है, तो आप आंसर क्या लिखोगे? क्रमिक, ओके। क्रमिक का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअसली, ओके। या दूसरे शब्दों में, आम भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। अब आपके दिमाग की घंटी कुछ बज रही होगी, बज रही है कि नहीं बज रही? चलिए, वो घंटी क्या है? ये जानकारी जो आपको अभी दी है मैंने कि मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है, इसके बारे में आप क्लेरिफिकेशन कैसे दे सकते हैं? हाँ, सवाल तो लाजमी है और आपने पूछा भी सही है कि मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है, इसकी जानकारी कैसे आप दे सकते हैं? तो बेसिकली जब भी हम किसी फॉसिल्स के बारे में डेट वगैरह डिसाइड करते हैं कि वो कब और किस रूप में पैदा हुआ है, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। अब यहाँ पर मैं बात किसकी कर रहा हूँ? तिथि निर्धारण की। किसकी बात कर रहा हूँ? तिथि निर्धारण। इसका मतलब है डेट को डिसाइड करना, ठीक है, कि वो कब पैदा हुआ है। इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट और दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट, ओके। डायरेक्ट का यहाँ मतलब हिंदी क्या है? प्रत्यक्ष विधि जिसे हम लोग कहते हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब हो गया अप्रत्यक्ष विधि। मतलब कितने तरीके हैं? पहला तरीका है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा तरीका है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में आती है रासायनिक अभिक्रिया, ओके। प्रत्यक्ष विधि में क्या आता है? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग तिथि डेट डिसाइड करते हैं। और अप्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या होता है? समुद्र के तलहट से प्राप्त तथ्य से। मतलब जब हमें किसी के बारे में जानकारी चाहिए तो समुद्र के तलहट से जो प्राप्त आपकी इंफॉर्मेशन होती है, उससे जब हम कोई डेट डिसाइड करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। एक यूनिवर्सल आपकी विधि होती है जिसे कार्बनीकरण विधि भी कहते हैं। C14 आपने नाम सुना होगा, कार्बनीकरण विधि, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है किसी के डेट डिसाइड करने का कि वो चीज कब और कैसे हुई थी। क्लियर है? तो बेसिकली ये वो दो तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। और एक बार जब डेट डिसाइड हो जाता है कि ये चीज कब हुई थी और कब नहीं हुई थी, तो ये बताना आसान हो जाता है कि इसका विकास पहले हुआ और इसका विकास बाद में हुआ। इसी तरह से इन्हीं मेथड के बिहाफ पर हमने क्या क्लेरिफिकेशन दिया है? क्लेरिफिकेशन दिया है कि मानव का जो विकास है वो किसमें हुआ है? क्रमिक रूप से हुआ है, इन्हीं विधियों के आधार पर। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि भैया कैसे कह रहे हैं कि मानव का विकास किस रूप में हुआ है। तो मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। इसके लिए हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जानकारी? तो हमारे पास दो तरीके हैं। तो चलिए आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पेज पर आगे बढ़ते हैं जहां से हमने
छोड़ा था। कि देखिए, आपका थर्ड स्ट्रेंजर कह रहा है कि मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। इस बात के साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। उनकी कुछ विशेषताओं और शारीरिक लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रजातियों में बांटा जाता है। याद रखेगा कि जो प्रजाति लुप्त हो चुकी है उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किस विभाग पर किया जाता है? स्ट्रक्चरल फॉर्म, यानी उनके हड्डियों के आधार पे या उनकी बनावट के आधार पे। ओके, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जीवाश्म जो होते हैं, जो अब गायब हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, उनकी तिथि का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण के द्वारा या परत या तलछटों के माध्यम के द्वारा जिनमें वह दबे हुए पाए जाते हैं। क्लियर है आपको? जब एक बार जीवाश्म की तिथि का निर्धारण हो जाता है, मतलब पता चल जाता है, तो आसानी से ये कहना आसान हो जाता है कि ये जो चीज है ये पहले थी आई है या बाद में आई है। क्लियर है? अब लगभग 200 साल पहले सबसे पहले एक खोज की गई थी और अनेक विद्वान मानते थे कि जो खुदाई में मिले जीवाश्म ये पत्थर के औजार हैं, ये आदिकालीन मानव से संबंध रखते हैं। ओके, तो ये चीज थी आपकी। अब पेज नंबर आप 2 पे जाएंगे तो आपको एक दावा देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। पेज नंबर 2 पे जाते हैं तो वहां पर देखने को मिलेगा कि मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतकारी घटना हुई। युगांतकारी का मतलब क्या होगा? ह्यूमन हिस्ट्री के स्टडी में एक टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट क्या था? वो टर्निंग पॉइंट ये था कि 24 नवंबर 1859 को एक बुक पब्लिश हुई। किस नाम से? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से। इस बुक में एक ऐसा फैक्ट्स बताया गया जिसको सुनकर आप भी हैरत में पड़ सकते हैं। आपको भी यकीन नहीं होगा कि जो हम पहले सोच रहे थे कि हमारे पूर्वज कौन हैं, हमारी जो थिंकिंग हम सोच कर रखे हैं, आपने आंसर भी सोच लिया होगा। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी आपके पूर्वज कौन है तो आप अभी बता दोगे। लेकिन जो ये मेंटलिटी थी ये चेंज हुई इस बुक के बाद। इस बुक के अंदर क्या था? ये इस बुक के अंदर कहा गया था कि मानव का जो विकास है, क्रमिक विकास, वो जानवर से मानव में हुआ है। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि 24 नवंबर 1859 को जो बुक पब्लिश की गई ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से, जिसे चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, उस बुक के अंदर एक थ्योरी दी गई कि आपका विकास जो है वो एक जानवर से मानव के रूप में हुआ है। आप अब हैरत में पड़ गए होंगे, इस सोच में पड़ गए होंगे कि क्या वाकई में हम पहले जानवर थे, उसके बाद हम लोग मानव बने हैं। अगर आज आप पीछे मुड़कर देखते हैं, एक जानवर को देखते हैं, तो आप खुद कंपेयर नहीं कर पाओगे। आपको भैया इसमें और मेरे में क्या सिमिलरिटीज है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन अचानक से नहीं हुआ है। ये परिवर्तन जो है ये काफी लंबे समय के बाद और स्टेप बाय स्टेप आया है, सीरियल वाइज कंटिन्यूसली हुआ है। इसलिए ऐसा कहना और समझना ये मुश्किल होगा कि हम लोग पहले जानवर थे और अब मानव बने हैं। ये चीज में जो दावा किया गया है ये कहीं ना कहीं सच भी हो सकता है। और इस चैप्टर के अंदर कुछ इंसिडेंट, कुछ फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे जिसके बाद आप ये मानने के लिए तैयार हो जाओगे कि आपका जो विकास है वो जानवर से मानव के रूप में हुआ है। तो चलिए आगे अब चैप्टर को बढ़ाते हैं। तो आप देखते हैं कि एनसीईआरटी की बुक जो सेकंड पेज है वहां लिखा गया कि उस पुस्तक के प्रथम संस्करण यानी फर्स्ट जो एडिशन था, जिसकी कॉपियां 1250 थी, वो एक ही दिन में हाथों हाथ बिक गई, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग और एक ऐसा मुद्दा था जिसको कोई भी पढ़ना चाहेगा और समझना चाहेगा। जैसा कि आप भी अभी भी कह रहे होंगे भैया वो बुक मिल सकती है क्या हमें, तो आप मार्केट से उसे परचेज कर सकते हैं। तो डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवर से क्रमिक रूप से विकसित होकर वर्तमान रूप में आया है। ओके, तो ये इसकी जानकारी आपको मिलेगी। अब पेज नंबर 3 पे अगर आप जाएं तो आपको कुछ खोपड़ियां देखने को मिलेगी। आप पेज नंबर अपने 3 को देखिए तो वहां आपको
कुछ देखने को मिलेगा। टाइटल है मानव के क्रमिक विकास की कहानी। यहाँ हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट स्टोरी के बारे में कि मानव का विकास कैसे हुआ। तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 खोपड़ी आपको दी गई है। पहली खोपड़ी एक वानर की है, दूसरी जो खोपड़ी है वो एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस की है। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस किसे कहा जाता है अभी हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आएगा आपको, नामक प्रजाति की है। फिर तीसरी खोपड़ी है आपकी होमो की, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस वो जो सीधे खड़े होकर चल सकता था मानव। फिर चौथी खोपड़ी है होमो सैपियंस की। ओके, अब ये कौन है, ये नाम कैसे आया, कहाँ से आया, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो इससे होमो सैपियंस हिंदी में सरल भाषा में एक चिंतनशील मानव कहा गया है। मतलब ये एक ऐसी प्रजाति थी जिसे आज के टाइम की प्रजाति कही जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन जब खोपड़ियों के आधार पर अगर आप देखेंगे तो मानव का विकास कैसे हुआ है, क्रमिक रूप से हुआ है। और ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ है, लंबा समय लगा हुआ है। और इस टाइम पर अब कहा जाता है कि कुछ हम घटनाक्रम के बारे में बात करते हैं। मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। यानी जो कहानी है मानव की वो बेसिकली ज्यादा पुरानी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 से 10,000 साल पुरानी है। ह्यूमन स्टडी इसलिए हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है। कोई व्यक्ति अपने बारे में या फिर दूसरों के बारे में भी जानना चाहेगा कि हमारा इवोल्यूशन जो है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है, हम पास्ट में कैसे दिखते थे, अब वर्तमान में उस वजह से कैसे हैं। क्लियर है, क्योंकि आपको मालूम है आपकी जो एक्टिविटी, आपका जो बिहेवियर होता है वो आसपास के एटमॉस्फेयर से इम्पैक्टफुल होता है, यानी प्रभावित होता है। अगर आसपास मान लीजिए एक छोटा बच्चा पैदा होता है और आसपास कह सकते हो कि एक डिसेंट माहौल है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है उस बच्चे के अंदर उस तरह का नेचर आएगा। लेकिन अगर गलत नेचर है आसपास के माहौल का, गाली वगैरह चल रही है, तो आपको मालूम है कि उस बच्चे को बहुत ही छोटी उम्र में वो सारी चीजें वो सीख जाएगा। उसे सिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी एक तरह का टीचर होता है जो आसपास के एनवायरनमेंट को आपके लिए सिखाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर आपके चैप्टर में एनसीईआरटी के 3rd पेज पे एक लाइन लिखी गई है। वो लाइन क्या है कि मान लीजिए कि एक पेज को आप 10,000 साल के बराबर मानते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप अपनी बुक के एक पेज को, जो आगे पीछे एक पेज होता है, उसको 10,000 साल मान रहे हैं, तो ऐसे ही 10 पृष्ठ अगर 10 पेज अगर देखा जाए तो 1 लाख सालों के बराबर होंगे। और 100 जो आपके होंगे वो 10 लाख सालों के बराबर होंगे। इस तरह से अगर मैं सोचूं कि 360 लाख साल पहले की जानकारी करनी होगी तो मुझे कितनी पेज पढ़ने पड़ेंगे, 3600 पेजों को पढ़ना पड़ेगा। क्या ये छोटी सी लाइफ में पॉसिबल है? मैक्सिमम एज जो आपकी बताई जाती है वो कितने साल बताई जाती है, 100 साल की बताई जाती है। क्या आप सोचते हैं कि 100 सालों के इस जर्नी में, इस टाइम पीरियड में आप 3600 सालों का इतिहास पढ़ सकते हैं? आप कहोगे भैया ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो संभव ही नहीं है कि हम 100 सालों के अपने लाइफ के जर्नी में 3600 सालों का इतिहास पढ़ सके। इसलिए क्या कहा जा रहा, मानव इतिहास में हम सिर्फ उन्हीं इतिहास, उन्हीं घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। क्योंकि आपको वही चीज पढ़ना बेहतर आपको पसंद आता है जिस चीज का संबंध आपसे है, रिलेशन आपसे है, आपका मैटर करता है। अदरवाइज मैं अगर कोई भी चीज अगर पढ़ाऊं जो आपके मैटर की नहीं है, आप इस लेक्चर को, इस क्लास को ध्यान से सुनोगे भी नहीं। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपने एनसीईआरटी के जब पेज नंबर 3rd पे जाएंगे तो वहां लिखा गया है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री की कहानी है वो बेसिकली साउथ अफ्रीका से जुड़ी हुई है। फिर उसके बाद वो एशिया में जाती है, यानी ह्यूमन हिस्ट्री की जो कहानी है वो इर्द गिर्द कहाँ घूमती है, अफ्रीका और एशिया में घूमती है। ये कोई देश नहीं है बल्कि ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। इसलिए अब यहाँ पर सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, भैया ये महाद्वीप कॉन्टिनेंट होते क्या हैं? महाद्वीप बेसिकली जो होते हैं वो कई देशों के समूह होते हैं। आप सिंपल सी भाषा में बस इतना ही समझे, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में ये चीज भी समझाना मतलब मेरे लिए क्या है,
बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके लिए बड़ी बात है कि 11th क्लास में भी आकर अगर आपको कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपने पढ़ाई किस प्रकार से की होगी और कैसे नहीं की होगी। तो यहाँ आपको मैंने क्या समझाया कि महाद्वीप का मतलब क्या होता है, कई देशों का समूह। तो मेन ओरिजिन जो माना गया है ह्यूमन हिस्ट्री का, वो अफ्रीका को माना गया है। इसके बाद धीरे धीरे कहा जाता है कि जो मानव थे वो एक्सपेंड होना, फैलना उन्होंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे अलग अलग जगह पर गए, और जो जहां से ओरिजिन हुआ है उनका कल्चर वगैरह जैसा होगा ऑलमोस्ट हर जगह आपको एक जैसा देखने को मिलेगा। यहीं से कहानी स्टार्ट होती है ह्यूमन हिस्ट्री की, जहां हिस्टोरियंस ने क्या करा, पहले सभी लिविंग थिंग को यानी जितने भी आपके प्राणी थे उन सबको एक कैटेगरी के अंदर रख दिया, जिसे हमने क्या कहा, स्तनधारी कहा। क्या कहा, स्तनधारी। ओके, तो ये चीज तो आपने लिख लिया, अब इसे नोट करें, फिर मैं आपको रफ कर देता हूँ। नोट कर लिया होगा। तो अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब हम किसकी बात करेंगे, मानव इतिहास की, मतलब उसके डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट की। जहां मैंने आपको बताया कि शुरुआत में हिस्टोरियंस ने क्या करा था, जो आर्कियोलॉजिस्ट यानी इतिहासकार थे, उन्होंने सभी प्राणियों को एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही समूह के अंदर डाल दिया, जिसे उन्होंने क्या कहा, स्तनधारी कहा। क्या कहा, स्तनधारी। स्तनधारी कहा। अब ये स्तनधारी, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि स्तनधारी किसे कहा जाता है। स्तनधारी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जरा देख लेते हैं। स्तनधारी का मतलब होता है वो जिनके शरीर पर बाल होते हैं, जिनके शरीर पर बाल होते हैं। आप कहोगे भैया ऐसे तो सभी प्राणियों के शरीर पर बाल होते हैं, तो क्या सबको स्तनधारी कहा जाएगा, इसलिए तो सबको इस ग्रुप के अंदर रखा गया। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो आपको बच्चे तो सभी पैदा करते हैं, ओके, लेकिन यहाँ पर है प्रत्यक्ष तरीके से। ओके, प्रत्यक्ष का मतलब क्या हो जाता है कि जब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी आए, तो वो डायरेक्टली आपके इन्वर्जन हो, डायरेक्टली इन्वर्जन, जैसे ह्यूमन का एक बेबी होता है, ध्यान रखेगा, और जैसे एक चिड़िया का आपने देखा होगा बेबी जो होता है, ध्यान रखिए, वो एक कवर में ढका हुआ रहता है, फिर कुछ समय के बाद वो बाहर निकलता है। लेकिन मानव का जो बच्चा है वो डायरेक्टली आपका बॉर्न होता है, जन्म होता है। तो हम मानव के बेबी जैसी बात कर रहे हैं। ओके, तो जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। दूध पिलाने के लिए आपको मालूम है कि एक ऑर्गन्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, अपने शरीर का टेम्परेचर, जिसे हम लोग कहते हैं शरीर का तापमान, वो बैलेंस रख सके, तापमान स्थिर रख सके। अगर ऐसे फीचर्स जिसके अंदर पाए जाते हैं, रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे फीचर, ऐसी विशेषताएं जिनके अंदर पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, स्तनधारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्तनधारी कहा जाता है। अब क्या आपको लगता है कि सभी प्राणी ऐसे होंगे, क्या उनके अंदर इस तरह के फीचर होंगे, तो जी नहीं। इस ग्रुप के अंदर ज्यादातर जो आपके थे, तो उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। इस डिस्ट्रीब्यूट और डिस्टरबेंस की वजह से कुछ चेंज स्तनधारी के अंदर आया। जब स्तनधारी के अंदर चेंज आया, तो एक छोटा सा समूह बाहर आया, और यहीं से कहानी किसकी स्टार्ट हुई, ह्यूमन डेवलपमेंट हिस्ट्री की, यानी मानव विकास की कहानी स्टार्ट हुई। ओके, अब स्तनधारी के ग्रुप से एक छोटा समूह बाहर आया, जिसे आपने क्या कहा, प्राइमेट्स कहा। क्या कहा, प्राइमेट्स। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भैया ये प्राइमेट्स होते कौन है, ये नाम कहाँ से आया। प्राइमेट्स को अगर मैं डिफाइन करूं, तो वर्ड टू वर्ड अगर डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो ये भी क्या कहता है कि मैं दो शब्दों से मिलकर बनाऊं, प्राई और मेट्स। किससे मिलकर बना हो, प्राई और मेट्स। प्राई का यहां मतलब है पहले, और मेट्स का मतलब क्या है यहाँ पर, मानव। कुछ समझ में आया आपको, यानी प्राइमेट्स का मतलब क्या होता है, पहले वाला मानव। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ जी, मैं आदि मानव की बात कर रहा हूँ।
किसकी बात कर रहा हूँ? आदि मानव की। मतलब भैया जो आदि मानव थे, जो 56 लाख वर्ष पहले पैदा हुआ था, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में, वैज्ञानिक भाषा में हम किस नाम से जानते हैं? प्राइमेट्स के नाम से जानते हैं। ओके, किसके नाम से जानते हैं? प्राइमेट्स के नाम से। तो समझ में अब आपको आ गया होगा कि उस टाइम के मानव को हम लोग हिस्ट्री की लैंग्वेज में, किताबी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? प्राइमेट्स। यानी अगर मान लीजिए कि कोई जानवर जैसा बिहेव कर रहा होगा लेकिन फिर भी मानव है, तो आप उसे एक नया नाम दे सकते हैं, वो क्या है? प्राइमेट्स। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि प्राइमेट्स कौन है। लेकिन फिर भी आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप प्राइमेट्स को पहचान सकते हो? क्या आप किसी को डायरेक्टली आदि मानव कह सकते हो, अर्ली ह्यूमन कह सकते हो? अब आप सोच में पड़ गए होंगे। वो सोच में क्यों पड़ गए? क्योंकि एग्जाम्पल दूं कि मैं ये कहता हूँ कि 100 व्यक्तियों के बीच में मैं अमिताभ बच्चन को मिला रहा हूँ, आप उसे ढूंढ कर लेकर आइए, तो आप क्या करोगे? आसानी से अमिताभ बच्चन को ढूंढ कर लेकर आ जाओगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक प्राइमेट्स को लेकर आइए, तो आपको भैया क्यों नहीं लेकर आ पा रहे? मन में कंफ्यूजन क्यों बनी हुई है? क्योंकि अमिताभ बच्चन की आइडेंटिटी आपके पास थी, पहचान थी, वो दिखता कैसा है और वो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसा है, इसलिए आप आसानी से उसे पकड़कर लेकर आ गए। लेकिन एक प्राइमेट्स को पकड़कर इसलिए नहीं ला पा रहे क्योंकि उसकी आपको जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सी बात है उठेगा, और वो उठेगा क्या? कि प्राइमेट्स किसे कहा जाता है? तो मैंने आपसे क्या कहा कि स्तनधारी के बड़े समूह से एक छोटा समूह बाहर निकला, उस समूह को क्या कहा जा रहा? प्राइमेट्स। ऑब्वियसली सी बात है, जो एक कदम आगे बढ़ा, जो उस ग्रुप से बाहर निकल के आया, वो कौन हो सकता है? वो एक ह्यूमन हो सकता है। और जो ये फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, ये क्या है? स्तनधारी के हैं, और स्तनधारी प्राइमेट्स को कहा जाता है। ओके, कौन है स्तनधारी? एक्चुअल में कौन है? प्राइमेट्स। अब आपको मालूम है स्तनधारी के फीचर्स क्या है? ये हैं। तो प्राइमेट्स के फीचर क्या होंगे? यही होंगे। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि प्राइमेट्स किसे कहा जाता है, तो सिंपल सी बात है, आप कह देना जिनके शरीर पर बाल होते हैं, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, जो अपने शरीर के टेम्परेचर को नॉर्मल रख सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमेट्स कहते हैं। अब अच्छी तरह से आपको समझ में आया कि प्राइमेट्स किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं, प्राइमेट्स एक समूह है। प्राइमेट्स क्या है? एक समूह है। और समूह का मतलब तो आप अच्छी तरह से समझते तो होंगे। समूह का मतलब क्या? एक या एक से ज्यादा होता है, या दो या दो से ज्यादा होता है? आप मुझे बताइए, समूह का मतलब क्या होता है? एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। तो जी आपने बिल्कुल सही बताया कि समूह का मतलब होता है भैया दो या दो से ज्यादा, तभी तो समूह बनता है। इसका मतलब प्राइमेट्स में कौन कौन शामिल होंगे? प्राइमेट्स में कौन कौन शामिल होंगे? तो यहाँ जरा देख लीजिए कि कौन कौन शामिल होंगे। तो उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, तो प्राइमेट्स में आपके एप, वानर और मानव, ये तीन शामिल थे। इन्हें ही क्या कहा जाता था? प्राइमेट्स कहा जाता था। तो अब समझ में आ गया, इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं ह्यूमन हिस्ट्री की कहानी की तरफ। नोट कर लिया होगा आपने। तो आज की क्लास में बेसिकली आपने प्राइमेट्स के बारे में जाना कि प्राइमेट्स किसे कहा जाता है, ये कौन होते हैं और इनको कैसे पहचाना जा सकता है। तो आज की क्लास में यहीं तक। अगली क्लास में हम मानव विकास की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे प्राइमेट से आगे की। जानेंगे कि प्राइमेट्स के बाद कौन कौन से मानव किस रूप में आए और उन्हें उस टाइम पर क्या कहा गया, और उनमें आने वाले जो परिवर्तन थे या होने वाले जो परिवर्तन थे, उसका असर किस तरह का रहा आज के मानव पे, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, जरा एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमारी क्लास की शुरुआत हुई मानव अस्तित्व की, मानव विकास की, समय की शुरुआत की, जहां हमने बात किया
कि 56 लाख वर्ष पहले हमारे जैसा मानव एक पैदा होता है। देन उसके बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन वगैरह होते हैं। कुछ समय के बाद उसकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो मानव अपने आप को कस्टमाइज़ कर पाया, मतलब उसके अंदर परिवर्तन जो रहा वो अनुकूल रहा और लंबे समय तक बना रहा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो आधुनिक मानव जैसा दिखने वाला मानव था वो 1 लाख 60,000 साल पहले पैदा हुआ। उसके बाद हमने बात किया कि ये जो मानव हैं ये उस टाइम पीरियड में अपना भोजन जो है वो कैसे इकट्ठा करते थे, कैसे प्राप्त करते थे। जहां मैंने आपको समझाया कि इस टाइम का जो मानव है वो संग्रहण करके, शिकार करके, मछली पकड़ के अपमार्जन के द्वारा अपना भोजन जुटाता था। साथ साथ हमने बात किया कि जो ये कहानी हमने पढ़ी आज की क्लास में, हो सकता है कि आपने गलत पढ़ाया हो, तो इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी, हम किस बिहाफ पर बात कर रहे हैं। तो बात हमने करा स्रोत की, जहां हमने ये जाना कि मानव के जीवाश्म, पत्थर के औजार और गुफाओं की चित्रकारी के द्वारा हम मानव इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी क्लास की जो टर्निंग पॉइंट थी, जहां आप सोच और हैरत में पड़ गए, वो था कि 24 नवंबर 1859 को एक बुक पब्लिश हुई ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से। इस किताब को चार्ल्स डार्विन ने लिखा। इस किताब के अंदर एक दलील दी गई थी कि मानव का विकास जानवर से हुआ है। यहीं पर आपके मन में हैरत और आश्चर्य करने वाली बात दिखी, जहां हमने इस किताब के थ्रू मानव के विकास की कहानी को आगे बढ़ाया, जहां इसके पहले स्टेज की प्राइमेट्स की बात करी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। एक बार इस वीडियो को दोबारा रिकैप करके देखेंगे और समझेंगे। और इसके साथ साथ थ्योरी का जो आपका पेपर होता है या थ्योरी जो होती है, ध्यान रखिएगा, इसे एक बार समझने से नहीं होता। आपको अगर चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप इस क्लास को बार बार देख सकते हो। इससे क्या होता है कि रिवीजन के साथ साथ एडिशन चल रहा होता है, यानी नई नई चीजें आप सीख रहे होते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो उम्मीद करता हूँ कि अगली क्लास में आप पढ़ के आएंगे और जो होमवर्क वगैरह आपको दिया जाता है उस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास में आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन उनको आपसे पूछा जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म आपके पास हैं, आप उनसे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।